गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट जो वीडियो है कल स्टार्ट किया था, आपने फिनिश किया था ऑक्सीजन पर, उसके ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड से उनका नेचर पढ़ लिया था। और नेक्स्ट है ओजोन। नेक्स्ट क्या है? ओजोन। तो क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का त्रिपरमाणविक रूप, ऑक्सीजन का त्रिपरमाणविक रूप O3 के रूप में। इसका मतलब ये क्या होता है? ओजोन होता है। ऑक्सीजन है उसका त्रिपरमाणविक रूप है, वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ओजोन होता है। कहाँ पाया जाता है? अगर हम वायुमंडल की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल है, उसके 20 किलोमीटर के क्षेत्र, जो पृथ्वी की सतह है उससे 20 किलोमीटर के ऊपर के क्षेत्र पे ओजोन परत के रूप में पाई जाती है, ओजोन O3 गैस के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट इसके बनाने की विधियाँ। शुष्क व ठंडी वायु। शुष्क व ठंडी वायु का मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, तो शुद्ध की हुई अपने पास ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन है, इससे ओजोन का निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो इसका निर्माण करने के लिए जो उपकरण होता है उस उपकरण को हम ओजोनाइजर कहते हैं। ऑक्सीजन है, ओजोन है, उसको जिस एपरेटस, जिस उपकरण में निर्मित किया जाता है वो क्या होता है? ओजोनाइजर होता है। ठंडी व शुष्क, ठंडी व शुष्क O2 है, उस O2 को ओजोनाइजर में प्रवाहित करें और उसमें नीरव विद्युत विसर्जन है। नीरव विद्युत विसर्जन का मतलब बिना स्पार्किंग के करंट पास करें। नीरव विद्युत विसर्जन करने पर ओजोन प्राप्त होती है। तो क्या कहेंगे? O2 और नीरव विद्युत विसर्जन, चार्जलेस स्पार्किंग, स्पार्कलेस करंट पास करें तो इससे निर्माण होता है O3 का। किसका निर्माण होता है? O3 का। ओजोनाइजर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सीमेंस ओजोनाइजर, ब्रोडी का ओजोनाइजर। तो ये सीमेंस का ओजोनाइजर होता है इस तरीके का। ये प्लेटिनम के इस पर इलेक्ट्रोड बनाए हुए होते हैं, प्लेटिनम का लेप करके यहाँ से O2 गैस प्रवाहित करते हैं, इधर ऑक्सीजन युक्त ओजोन है उसका निर्माण होता रहता है। इन जो अपने पास ओजोनाइजर है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों से हम क्या करें? विद्युत प्रवाहित करें। तो नीरव विद्युत का मतलब जिसमें चिंगारी उत्पन्न नहीं हो। जैसे ही करते हैं तो O2 है वो किस में बदलती रहती है? O3 में। अब ये जो अपने पास स्पार्कलेस करंट पास करने का कारण ये है कि इस प्रोसेस के लिए ΔH पॉजिटिव है। तो अगर चिंगारी उत्पन्न हो गई तो ये टूट कर किस में बदल जाता है? वापस से O2 में बदल जाता है, क्योंकि उस प्रोसेस के लिए ΔH क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है? नीरव विद्युत विसर्जन इसमें किया जाता है। ये हो गई अपने पास किसके बनाने की विधि? ओजोन के बनाने की विधि। अब करें स्टार्ट भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म में अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, ये भौतिक गुणधर्म हो गए। फिर इसके बाद में रासायनिक गुणधर्म में ये किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेगी। तो पहला अपने पास है अवस्था। यह हल्के पीले नीले, जिसमें पीलापन हो, पीले नीले रंग की गैस होती है। बॉइलिंग पॉइंट 161.2 केल्विन होता है। बीपी कितना होता है इसका? 161.2 केल्विन होता है। वायु से भारी होती है। वायु का मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इससे क्या होती है? भारी होती है। जल में अल्पविलेय होती है। पानी है, जैसे ऑक्सीजन था वैसे ओजोन है, ये भी क्या होगी? जल में अल्पविलेय होती है। ठीक है। अब अगर बात करें स्थायित्व की, तो O3 है, ओजोन है, वो O2 की तुलना में कम स्थायी होती है। O2 की तुलना में क्या होती है? कम स्थायी होती है। और ये कहते हैं अतः इसके विघटन से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्योंकि ΔH नेगेटिव हो गया। देखो ΔH नेगेटिव है, ΔS पॉजिटिव है। 2 और 3 तो 3 - 2, ΔH नेगेटिव हो गया, ΔS अपना क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ΔG = ΔH - T ΔS। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ΔG क्या होता है? नेगेटिव। तो अपने आप ही प्रोसेस हो रही है। ΔG =
डेल एच माइनस टी, डेल एच होता है, डेल एच नेगेटिव है तो प्रोसेस है उसके लिए डेल जी नेगेटिव आ गया, डेल जी नेगेटिव आ गया, इट मीन सीधा सीधा हम क्या कहेंगे कि ये प्रक्रम सतत है, इसलिए ये अपघटित होकर किस में बदलती रहती है, ऑक्सीजन में बदलती रहती है। यही कारण है कि इस प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन है उसकी अत्यधिक सांद्रता हो जाए, ओजोन अपघटित होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए तो विस्फोट हो जाता है। क्यों विस्फोट हो जाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ऑक्सीजन अपघटित, ओजोन अपघटित होकर O2 में कन्वर्ट हो रही है तो तेजी से एपरेटस है, पात्र, उसको तोड़ते हुए विस्फोट कर देती है। ठीक है, अब आ जाए हम किस पर, इसके रासायनिक गुणधर्मों पर। तो रासायनिक गुणधर्मों के लिए क्या कहेंगे कि ओजोन है वो ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगी। तो ओजोन ऑक्सीकारक की भांति कार्य करती है, इसका कारण है जैसे हमने नाइट्रिक एसिड के लिए पढ़ा था उसी तरीके से होगा कि ऑक्सीकारक की भांति इसलिए कार्य करती है कि ओजोन टूटकर ऑक्सीजन देती है। अब इसको क्या कहेंगे, ओजोन अपघटित होकर रासायनिक क्रियाओं में जब ये अपघटित होगी तो ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु या नवजात ऑक्सीजन देती है। तो वो का वो अपने पास प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ कि नाइट्रिक एसिड था, 11th क्लास में तुमने पढ़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब H2O2 पढ़ा था वहां पे भी नवजात ऑक्सीजन था। ये नवजात ऑक्सीजन दे रहा है तो नवजात ऑक्सीजन देने के कारण हम क्या कहेंगे, ये प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। जैसे नाइट्रिक एसिड में भी था, HNO3 टूट रहा था तो चाहे तनुता या सांद्रता नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, उस कारण से वो ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर रहा था और ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर रहा था। तो क्या बताया था हमने, ऑक्सीकारक की भांति कार्य करने के कारण क्या पढ़ा था, अधातुओं को उनके ऑक्सी अम्लों में, कार्बन को CO2 में, सल्फर को H2SO4 में, फास्फोरस को H3PO4 में, आयोडीन को आयोडिक अम्ल में। सेम ये का ये क्या कौन करेगा, ओजोन करेगा। C को CO2 में, फास्फोरस को H3PO4 में, सल्फर को H2SO4 में, ठीक है, आयोडीन को आयोडिक अम्ल में। दूसरा जो धातु है उनमें तो धातु में क्या पढ़ा था हमने कि धातु नाइट्रेट बन रहे थे, वो नाइट्रेट बनने का कारण बताया था एसिड बेस रिएक्शन थी। यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये धातुओं को ऑक्सीकृत करके धातु ऑक्साइडों में बदल देगा। जैसे मैं कहूँ कि ये नवजात ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा, MgO। तो O3 प्लस से Mg से किसका निर्माण हो जाएगा, MgO प्लस O2 का। तो धातुओं को उनके धातु ऑक्साइडों में, अधातुओं को कार्बन को CO2 में, सल्फर को H2SO4 में, फास्फोरस को H3PO4 में। कैसे, मैं सल्फर से लिखूं, एक ऑक्सीजन मुक्त हुआ S8 प्लस O प्लस H2O, किसका निर्माण हो जाएगा, H2SO4। 8 है तो 8 जल के अणु, 32 में 8 तो 24 रह गए। 24 का मतलब इस समीकरण को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से। तो 24 O3 प्लस S8 प्लस H2SO, सॉरी 8 H2O से हम क्या लिखेंगे, 8 H2SO4 प्लस 24 O2। इस टाइप की अपने पास रिएक्शन सेम वो क्यों रिएक्शन है जो किसके लिए थी, नाइट्रिक एसिड के लिए थी। ठीक है, धातुओं को धातु ऑक्साइड में, अधातुओं को उनके ऑक्सी अम्लों में जलयोजित हो गया। ठीक है, तीसरा सल्फाइडों को सल्फेटों में, S-2 है उसको किस में बदलेगा, ये SO4-2 में। हैलोजन अम्लों को ऑक्सीकृत कर देता है, हैलोजन में ऑक्सीकृत कर देता है। किसमें ऑक्सीकृत कर देता है, हैलोजन अम्ल में। अब कैसे अपने पास सल्फाइडों को, तो क्या कहूंगा मैं, O3 वो टूटा O2 प्लस O, जैसे मैंने लिया PbS, तो PbS O से बे क्या बनाएगा, PbSO4। तो 4 हो गया, तो समीकरण ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 से। तो 4 O3 प्लस PbS से 4 PbSO4 प्लस O2, कितना हो गया, 4 O2। तो सल्फाइड है उनको सल्फेटों में ऑक्सीकृत कर देता है। क्वेश्चन ये होता है कि ओजोन जब PbS के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, PbSO4। यहाँ क्या होगा, PbS का काला जो अपने पास पदार्थ है ये ओजोन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर सफेद रंग के यौगिक में बदल जाता है। ये कैसा होता है, सफेद। PbS कैसा होता है, काला। तो वह यौगिक कौन सा होगा, तो वह यौगिक कौन सा होता है, PbSO4। एग्जाम में लिखा था मैंने कि PbS प्लस
O3 और फिर क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा कि अपना, तो बनेगा क्या PbSO4 और O2। ठीक है, हेलोजन अम्लों को तो वही रिएक्शन O3 है वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, O2 प्लस O HX। अब HX की जगह जैसे मैं ले लूँ HCl HBr HI, तो HCl प्लस O से किसका निर्माण हो जाएगा, H2O प्लस Cl2। HCl को Cl2 में, HBr को Br2 में और HI को किस में बदल देगा, I2 में बदल देगा। तो HCl को ऑक्सीकृत करके Cl2 में, HBr को Br2 में और HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। तो क्या हुआ, अधातुओं को उनके ऑक्सी अम्लों में, धातुओं को धातु ऑक्साइडों में, सल्फाइडों को सल्फेटों में, सल्फाइडों को सल्फेटों में, हेलोजन अम्लों को, हेलोजन अम्ल का मतलब HCl HBr HI, इनको किसमें, हेलोजन में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, अब ओजोन का मात्रात्मक आकलन, क्वेश्चन क्या है अपना, ओजोन का मात्रात्मक आकलन। मात्रात्मक का मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कैसे हम ओजोन की मात्रा को निर्धारित करेंगे कि अपने पास ओजोन कितनी है। तो इसका मात्रात्मक आकलन करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसमें होता क्या है, बोरेट बफर युक्त उभय प्रतिरोधित, बोरेट बफर युक्त, जो बोरेट है जिसकी pH 9.2 हो, उसका अपने पास क्या हो, विलियन हो, क्या हो, विलियन हो। बोरेट बफर युक्त उभय प्रतिरोधित KI विलियन है, बोरेट बफर जिसकी विलियन की pH कितनी हो, 9.2। ओजोन है उसको हम प्रोवाइड करें बोरेट बफर युक्त उभय प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड के विलियन में। तो अभी बताया था मैंने कि I-I2 में HCl HBr HI तो I- था, तो होता क्या है, बोरेट बफर युक्त उभय प्रतिरोधित KI विलियन में ओजोन प्रोवाइड करने पर, प्रोवाइड करने पर होता क्या है, I2 मुक्त होती है। क्या होता है, I2 मुक्त होती है। ठीक है, ये मुक्त हुई I2 है, ये मुक्त हुई I2 है। इस I2 का अनुमापन करवाते हैं मानक सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 के साथ। तो इसके साथ अनुमापन करवाते हैं तो होता क्या है, Na2S4O6 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, Na2S4O6 प्लस बन जाता है NaI। देखो इसका रंग होता है बैंगनी और ये वापस हो जाता है रंगीन। तो क्या हुआ, बोरेट बफर युक्त पोटेशियम आयोडाइड विलियन उभय प्रतिरोधित KI विलियन में ऑक्सीजन ओजोन प्रोवाइड करने पर I2 प्राप्त होती है, तो विलियन बैंगनी हो जाता है। जिसका अनुमापन मानक Na2H2O3 के साथ कराने पर मुक्त हुई आयोडीन के सापेक्ष, मुक्त हुई आयोडीन के सापेक्ष अपने को क्या पता लग जाता है, कितनी आयोडीन मुक्त हुई उतनी ही अपने पास क्या कंज्यूम हुई, ऑक्सीजन। तो मुक्त हुई आयोडीन है उसका अपने को पता लग गया, उसके सापेक्ष अपने को किसका अनुमापन हुआ है, पता लग जाता है ओजोन का। तो क्या हुआ, बोरेट बफर युक्त उभय प्रतिरोधित KI विलियन में ओजोन प्रोवाइड करने पर I2 प्राप्त होती है, जिसका Na2H2O3 के साथ, मानक Na2H2O3 के साथ अनुमापन करवाने पर आयोडीन के सापेक्ष O3 का मात्रात्मक आकलन किया जाता है। अब अनुमापन क्या होता है, बताया था कि किसी ज्ञात सांद्रता के विलयन से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। ये ज्ञात सांद्रता इसका कितना आयतन है, इस विलयन के I2 के कितने आयतन के साथ कंज्यूम हुआ, तो ये V2 तो अपने को क्या मिल जाएगा, N2। सांद्रता ज्ञात हो गई तो हम उस नॉर्मलता है उसको मोलरता के रूप में ग्राम प्रति लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया अपने पास कौन सा, ओजोन है उसका मात्रात्मक आकलन। ये हो गया अपने पास ओजोन का मात्रात्मक आकलन। अब है इसका विरंजक गुण, विरंजक ब्लीचिंग एक्शन है। तो विरंजक गुण का मतलब क्या हुआ,
ये मुक्त ऑक्सीजन देता है इस कारण से कार्बनिक पदार्थों जैसे सब्जियां हैं, खाद्य पदार्थ है अपने पास, उनका रंग उड़ा देता है। क्या कर देता है? रंग उड़ा देता है मुक्त ऑक्सीजन देने के कारण। इसका मतलब उन कार्बनिक यौगिकों का ये क्या कर देता है? ऑक्सीकरण। तो क्या कहेंगे? मुक्त ऑक्सीजन देने के कारण यह रंगीन यौगिक है, कलर्ड जो अपने पास यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, खाद्य पदार्थ है, स्टार्च है अपने पास, हम क्या कह सकते हैं जो सब्जियां वगैरह है, उनको विरंजित या कलरलेस करने में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, मुक्त ऑक्सीजन देने के कारण हम क्या कहते हैं कि ये विरंजक का कार्य करती है। नेक्स्ट है ओजोनाइड का निर्माण। तो ओजोन एल्किनों के साथ योगात्मक अभिक्रिया से एक चक्रीय यौगिक का निर्माण करती है जिसको ओजोनाइड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ओजोनाइड, जो Zn की उपस्थिति में अपघटित होकर एल्डिहाइड और कीटोन देता है। अपघटित होकर क्या देगा? एल्डिहाइड और कीटोन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें एल्डिहाइड कीटोन है, उसके बनाने की विधि है, उसको कंप्लीट दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा, वैसे एल्किन में पढ़ा हुआ है। ये अपघटित होकर क्या देता है? एल्डिहाइड और कीटोन देता है। तो ये जो चक्रीय यौगिक है ये क्या कहलाता है? ओजोनाइड कहलाता है। कंप्लीट डिटेल में अपने को रिएक्शन आगे ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, अभी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया अपने पास ओजोन है, उसके रासायनिक गुणधर्म। अब उपयोग, ओजोन है रोगाणुनाशी और विसंक्रामी होती है, रोगाणुनाशी और विसंक्रामी होता है, इसलिए क्या करते हैं जल जो अपने पास पीने वाला जल है उसके शुद्धिकरण में ओजोन को काम में लिया जाता है। इसके अलावा अभी विरंजक के रूप में बताया था, इसलिए हाथी दांत, आटा, सब्जियां आदि है उनको विरंजित करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट के औद्योगिक उत्पादन में, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट है, उसके औद्योगिक उत्पादन में भी KMnO4 का उपयोग किया जाता है। भीड़ वाले स्थान जैसे सिनेमा घर है, भीड़ वगैरह इकट्ठा हो रही है, मॉल है अपने पास, कोई थिएटर वगैरह है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने के लिए किसको काम में लिया जाता है? ओजोन को काम में लिया जाता है, रोगाणुनाशी और विसंक्रामी होने के कारण। ये टॉपिक हो गया अपने पास ओजोन बनाने की विधि, रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म है वो एक ही अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीकारक व्यवहार, और ऑक्सीकारक व्यवहार के लिए क्या बताया? मुक्त ऑक्सीजन देता है, जैसे नाइट्रिक एसिड था उसी तरीके से ओजोन भी ऑक्सीकारक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना सल्फर के अपर रूप। नेक्स्ट क्या है? सल्फर के अपर रूप। तो अपर रूप का मतलब कि किसी पदार्थ के एक से अधिक रूप, किसी पदार्थ के एक से अधिक रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म समान हो परंतु भौतिक गुणधर्म क्या हो? अलग अलग हो, तो क्या होते हैं? अपर रूप। जैसे हमने किसमें पढ़ा? फास्फोरस में भी श्वेत, लाल और काला फास्फोरस पढ़ा था। सल्फर के अपर रूप होते हैं वो दो प्रकार के अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब क्रिस्टलीय अपर रूप है तुम्हारे, वो पहला है अल्फा सल्फर, या इसी को हम क्या कहते हैं? रोम्बिक या विषम लंबाक्स। रोम्बिक या विषम लंबाक्स सल्फर। दूसरा है बीटा सल्फर, रोम्बिक इंग्लिश में होता है, वैसे ही मोनोक्लिनिक या एकंताक्ष सल्फर। ये तो दो क्रिस्टलीय रूप। तीसरा है अक्रिस्टलीय रूप जिसे प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। तीसरा कौन सा है? अक्रिस्टलीय रूप जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक सल्फर। सबसे पहले हम बात करें अल्फा सल्फर, रोम्बिक सल्फर या विषम लंबाक्ष सल्फर। ये जो अपना सल्फर का अपर रूप है, कौन सा? अल्फा सल्फर, यह पीले रंग का होता है। अल्फा सल्फर है वो कैसा होता है? पीले रंग का होता है, S8 इकाई के रूप में पाया जाता है। तो जब मैंने बताया था कि ऑक्सीजन है वो O2 के रूप में, जबकि सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है, तो ये किसके रूप में पाया जाता है? S8 इकाई के रूप में पाया जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है।
एसेट अपने पास सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ, इसलिए जल में विलय होगा। किस में विलय होता है? कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है 385.8 केल्विन। क्या होता है? 385.8 केल्विन होता है। ठीक है, इसका घनत्व होता है 2.08। घनत्व कितना होता है? 2.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब आ जाए दूसरा अपने पास बीटा सल्फर। दूसरा कौन सा है? बीटा सल्फर। ये भी क्या होता है? कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। ये भी CH2 में विलय होता है। इसका घनत्व होता है 1.96। इसका घनत्व कितना होता है? 1.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई तुम्हारे 395। ठीक है, अब देखो अल्फा रूप बीटा रूप दोनों किसमें है? कार्बन डाइसल्फाइड में विलय है। इसका घनत्व है 2.08, उसका 1.96। एक टॉपिक आता है इसमें कि संक्रमण ताप। टॉपिक है संक्रमण ताप। तो संक्रमण ताप क्या होता है? 369 केल्विन पर, 369 केल्विन पर जो सल्फर है उसका अल्फा और बीटा रूप दोनों स्थायी होते हैं। 369 केल्विन ताप पर अल्फा और बीटा, इसका मतलब विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष सल्फर के दोनों रूप स्थायी होते हैं। अगर इसका टेम्परेचर 369 से कम हो, 369 से कम हो तो इसका अल्फा रूप अधिक स्थायी, और अगर 369 से अधिक हो तो बीटा रूप अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो क्या होगा? संक्रमण ताप क्या हुआ? सल्फर का अल्फा व बीटा रूप 369 केल्विन पर दोनों रूप स्थायी है। तो 369 केल्विन पर सल्फर के अल्फा व बीटा दोनों रूप स्थायी होते हैं। इस कारण से सल्फर है कि इस टेम्परेचर को हम संक्रमण ताप कहते हैं। क्या कहेंगे? सल्फर का अल्फा व बीटा रूप दोनों 369 केल्विन पर स्थायी है। तो 369 केल्विन पर सल्फर का अल्फा व बीटा दोनों रूप स्थायी होते हैं, इसलिए इस ताप को हम संक्रमण ताप कहते हैं। इससे कम तापमान पर इसका अल्फा रूप या विषम लंबाक्ष रूप, और इससे अधिक ताप पर इसका बीटा रूप या एकंताक्ष रूप अधिक स्थायी होता है। बीटा रूप का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 393 केल्विन होता है बेटा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया अपना अल्फा रूप और बीटा रूप। अब बीटा रूप बनता कैसे है? बीटा रूप बनता कैसे हैं तो वो समझे। अल्फा रूप से बीटा रूप बनते हैं। अल्फा रूप है उससे क्या बनता है? बीटा रूप। कैसे बनेगा? हम करते क्या हैं, एक डिस्क में, एक तस्तरी में अल्फा रूप लेते हैं, उस अल्फा रूप को गर्म करते हैं। जब ये गर्म करके पिघल जाता है तो पिघलने के पश्चात इसे ठंडा होने देते हैं, तो इसकी सतह पर पपड़ी जम जाती है। जैसे दूध है, उसको गर्म करते हो तो दूध को गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा होने देते हैं तो उसके ऊपर मलाई की पपड़ी बन जाती है। सेम वैसे ही क्या होता है कि जब अल्फा रूप को गर्म करके पिघलाकर ठंडा करते हैं तो उसकी सतह पर पपड़ी जमा हो जाती है। इस पपड़ी पर 2 छेद कर दें। क्या कर लें? छेद कर लें, और फिर छेद में से उसमें शेष द्रव को बाहर निकाल लें। जो सॉल्यूशन बच रहा है उसमें से लिक्विड को बाहर निकाल लें। तो बाहर निकालने के पश्चात सुई के आकार के,
जैसे निडिल होती है उसका एक मुंह क्या होता है, पतला, और एक तरफ से क्या होता है, मोटा। सुई के आकार के अपने को चमकीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जो इसका कौन सा रूप होता है, बीटा रूप। तो क्या हुआ, 369 केल्विन ताप पर अल्फा और बीटा दोनों रूप स्थायी होते हैं, इसलिए संक्रमण ताप। बीटा रूप कैसे बनाया जाता है, अल्फा रूप है उसको गर्म करके जब ठंडा करते हैं तो जब ये ठंडा होता है तो उसकी सतह पर बनी पपड़ी है उसमें 2 छेद करके उसमें से क्या करते हैं, शेष द्रव, मात्र द्रव को बाहर निकालते हैं, और निकालने के पश्चात जो पपड़ी हटाते हैं तो उसके पश्चात उसको जो अपने पास क्रिस्टल दिखाई देते हैं वो कैसे, सुई के आकार के बीटा क्रिस्टल दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर। ये इसका अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय सल्फर, तो अक्रिस्टलीय सल्फर, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस तुमने पढ़े हुए हैं, जिनके आकार आयतन जो अपने पास है वो निश्चित होते हैं, लॉन्ग रेंज होते हैं, वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, जो दीर्घपरासी होते हैं। अब अपने पास इसमें जो बीटा गामा अपर रूप है वो क्या है, अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो इसका मतलब इसमें अवयवी कणों का एक निश्चित और नियमित विन्यास नहीं होता। बनता कैसे ये, जो अपना सल्फर है, इसको सल्फर को हम क्या करें, गरम करके अगर पानी में डाल दें, क्या कर दें, पानी में डाल दें, ठंडे पानी में डाल दें, तो ठंडे पानी में डालने पर इसका जो रूप बनता है वो कैसा बनता है, प्लास्टिक के समान। कैसा बनता है, प्लास्टिक या रबड़ के समान इसकी संरचना प्राप्त होती है, जो इसका कौन सा रूप होता है, अक्रिस्टलीय अपर रूप। और ये जनरली तुमने जब सिलिकेट्स पढ़े थे तो बताया था कि कांच और क्वार्ट्ज दोनों अपने पास क्या है, कांच और क्वार्ट्ज एक अपने पास क्या है, अक्रिस्टलीय रूप, और एक क्या होता है, क्रिस्टलीय अपर रूप। जब सिलिकेट्स होते हैं उनको धीरे धीरे हम क्या करें, ठंडा करते हैं, तो उसका क्रिस्टलीय अपर रूप प्राप्त होता है, जो कौन सा होता है, क्वार्ट्ज। और उसी को तेजी से ठंडा करते हैं तो वो किस में बदलता है, कांच में। तो सीधा सीधा वही है कि जो सल्फर है उस सल्फर को गर्म कर उसकी द्रवावस्था में जो सल्फर है उसको अगर हम ठंडे पानी में डाल दें तो ठंडे पानी में डालने पर उसका अक्रिस्टलीय अपर रूप प्राप्त होता है, जो कैसा होता है, रबड़ के समान। कैसा होता है, रबड़ या प्लास्टिक के समान, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक सल्फर। क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक सल्फर। ये हो गया अपने सल्फर के अपर रूप, कौन सा, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और गामा सल्फर। अल्फा या विषम लंबाक सल्फर, बीटा या एकंताक सल्फर, और गामा या प्लास्टिक सल्फर। अल्फा बीटा अपने क्रिस्टलीय अपर रूप है और गामा क्या है, अक्रिस्टलीय अपर रूप है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने को स्टार्ट करना है सल्फर डाई ऑक्साइड और फिर सल्फ्यूरिक एसिड।